हेलो बच्चों, क्या आप रेडी हो? क्योंकि मैं तो फुल टू रेडी हूँ आप सबको 80 आउट ऑफ 80 दिलवाने के लिए। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक नया चैप्टर विच इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। अब इस चैप्टर में अगेन हम लोग 5 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। एंड दोज विल बी केस बेस्ड क्वेश्चंस। ऑल्सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ना मोस्टली एक सम आता है 2 मार्क्स का, ठीक है, विच इज़ ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम लोग आज उसको भी कवर करेंगे। ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन। ओके। सो हमारा पहला क्वेश्चन जो ये है कि स्टेट विथ रीजन whether the following items will have elastic or inelastic demand। तो सी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ठीक है। डिमांड इलास्टिक तब होगा जब प्राइस के चेंज होने से आपको लग रहा है कि डिमांड बहुत ज़्यादा से चेंज हो सकता है। ठीक है। और आप कमेंट करोगे इन इलास्टिक तब होगा जब प्राइस के चेंज होने से डिमांड को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत डिमांड ऊपर नीचे हो सकते हैं बट बहुत ज़्यादा अमाउंट से डिमांड को फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा सिनेरियो होता है। ठीक है। तो उस बेसिस पे अपन कमेंट करेंगे कि वो इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। तो जैसे देखो, जैसे पहला आइटम है मैच बॉक्स। अब आपको पता है कि मैच बॉक्स बाई डिफ़ॉल्ट एक नेसेसिटी आइटम है, राइट? या उसका प्राइस इतना कम है, लाइक 1 रुपी, राइट? छोटा मैच बॉक्स 1 रुपी में आता है। तो यहाँ क्या होता है ना गाइस, प्राइस चेंज होने से डिमांड पे तो कुछ खास असर होने वाला नहीं है, राइट? बिकॉज 1 रुपये का आइटम है, क्या ही असर होगा। हाँ, हो सकता है जब प्राइस चेंज हो, बढ़े, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा डिमांड कम हो जाए, बट बहुत ज़्यादा इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट द डिमांड। सो हमारा कमेंट क्या रहेगा कि देयरफॉर द डिमांड विल बी इन इलास्टिक। एंड अपन हमेशा याद रखना, इफ़ यू गेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू जस्टिफाई विद अ रीज़न, राइट? अगर 1 मार्क MCQ वैसे आए टिक द करेक्ट में तो अलग बात होता है, बट देन अगर प्रॉपर 1 मार्क में वैसे आए तो आपको आंसर को जस्टिफाई भी करना होगा। तो लाइकवाइज वैसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे। मेडिसिन का भी यही है कि मेडिसिन एक नेसेसिटी आइटम है। अब डॉक्टर बोल दिया है कि भाई यही मेडिसिन है जो आपको ठीक कर सकता है, तो ऑफकोर्स अब उसका प्राइस ज़्यादा भी होगा तो आप थोड़ी ना बोलोगे नहीं यार छोड़ दो, मरने दो पेशेंट को, ऐसा तो नहीं करोगे, आप खरीदोगे फिर भी, राइट? तो उसका भी डिमांड इनइलास्टिक होगा। कोक, अभी जैसे कोक में क्या होता है ना, कोक का तो हमें पता है बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स होते हैं, लाइक पेप्सी होता है, थम्स अप होता है। तो आज हमें पता है अगर कोक ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, जैसे कोक, पेप्सी, थम्स अप, सबका आप देखे होंगे कि 40 रुपीज़ में आता है, एक ही प्राइस रेंज है, राइट? अब अगर कोक प्राइस बढ़ा के 40 से 50 कर दिया, आपको लगता है कोई कोक के लिए उतना देगा? हाँ, कुछ कुछ लोग होंगे जिनको कोक ही चाहिए तो वो कोक लेंगे, बट कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जो इनडिफरेंट होते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, कोक दे दो या पेप्सी दे दो या जो है दे दो, मैं तो ऐसा ही बोलती हूँ, राइट? तो हम जैसे लोगों के लिए क्या होगा कि हम लोग कोक क्यों फिर खरीदे, है ना? हम लोग तो पेप्सी खरीद सकते हैं। तो इधर कोक का डिमांड क्या हुआ गाइस, इलास्टिक हो गया। क्यों? क्योंकि डिमांड में बहुत ज़्यादा असर आएगा। वाई? बिकॉज इट हैज़ सब्सटीट्यूट्स, राइट? ऐसे करके वी आर गोइंग टू आंसर। अब ये बना, ये जो क्वेश्चन ये बना ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो तुम लोग एक टॉपिक किए होगे, राइट? तो उससे बना। अब उससे क्या होता है ना, उससे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोई भी दो फैक्टर या 4 फैक्टर बताओ। ऐसा आया हुआ है 3 years बिफोर कि जहाँ तुमसे पूछा गया था स्टेट एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो वैसा डायरेक्ट इस बार आने का चांसेस बहुत ही रेयर है, इसलिए मैंने उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप लोग के साथ प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ना आंसर लिखते हैं इसका। ओके। या लेट्स बिगिन विथ मैच बॉक्स। ओके। लाइक वी सेड कि इट हैज़ रिलेटिवली inelastic डिमांड। कैसा डिमांड होगा? रिलेटिवली इन इलास्टिक, एंड अंडरलाइन द वर्ड रिलेटिवली इन इलास्टिक। एज अ कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर as a consumer has to spend a very small proportion
a very small proportion of his income on Matchbox. क्यों इनइलास्टिक है? क्योंकि कंज्यूमर बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड करता है. द स्मॉलर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, द स्मॉलर इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये एक पूरा लाइन था, यू नो. आप वो भी लिख सकते हो. द स्मॉलर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, the smaller the proportion of income spent, ठीक है, lesser is the elasticity of demand. So that is why इसका जो demand होगा वो inelastic होगा. Clear? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं medicine. तो medicine का क्या है? It has again relatively inelastic demand, है ना. ये एक inelastic demand है. क्यों inelastic demand है पता है? क्योंकि ये necessity है. आप इसका consumption postpone नहीं कर सकते, ठीक है. as their consumption can't be postponed. आप उसका consumption postpone नहीं कर सकते. that is why. ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं कोक का. कोक का डिमांड क्या होता है? रिलेटिवली इलास्टिक. सो इट हैज़ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. क्यों इसका इलास्टिक क्यों था? क्योंकि इसके सब्सटीट्यूट्स है. एंड याद है एक पॉइंट आपने किया होगा ना, जितने ज़्यादा सब्सटीट्यूट्स होते हैं कमोडिटी के, उतना ज़्यादा उसका डिमांड इलास्टिक होता है. बिकॉज पीपल स्विच ओवर टू द सब्सटीट्यूट्स, राइट, विच हैज़ बिकम रिलेटिवली चीपर. So that is what we are going to write. It has relatively elastic demand as it has close substitutes. Okay, like Pepsi, Thumbs Up, etc. ठीक है. चलो अभी एनसीईआरटी बुक. अभी एनसीईआरटी बुक क्या है? सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए तो नेसेसिटी है ना. एनसीईआरटी बुक सीबीएसई स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं. फॉर देम इट्स अ नेसेसिटी. तो एनसीईआरटी बुक का डिमांड क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी रिलेटिवली इनइलास्टिक. व्हाई? बिकॉज ये एक नेसेसिटी आइटम है फॉर अ स्टूडेंट, राइट. टीचर ने बोल दिया तो खरीदना ही पड़ेगा. सो इट हैज़ इनइलास्टिक डिमांड. It has inelastic demand as it is a necessary commodity, for a student. खरीदना ही पड़ेगा. ठीक है. अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी में जो डिमांड होता है, अगेन इलेक्ट्रिसिटी ना वो केस में आता है जहाँ हमने डिस्कस किया था ना कि इलेक्ट्रिसिटी हैज़ मैनी यूजेस, सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी. एक फैक्टर था ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी. तो जितना ज़्यादा हम उस कमोडिटी को डिफरेंट यूजेस में डाल सकते हो, उतना ज़्यादा उसका डिमांड इलास्टिक होता है. क्योंकि अगर वो एक्सपेंसिव हो जाता है तो आप बहुत सिलेक्टिवली उसको यूज़ करते हो फॉर इम्पॉर्टेंट पर्पसेस ओनली. बट अगर वो सस्ता हो जाता है तो आप उसको लेस इम्पॉर्टेंट पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो. दैट इज़ वाई जो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड होता है वो रिलेटिवली इलास्टिक होता है. ठीक है. सो वी विल राइट डाउन इट हैज़ इलास्टिक डिमांड. It has elastic demand as it can be put to several uses such as cooking, writing, etc. ठीक है. So you can get such kind of case-based points. Okay? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि ड्रॉ पॉइंट 1 अ डिमांड कर्व विच हैज़ यूनिट प्राइस इलास्टिसिटी एवरीवेयर, एंड दूसरा अ डिमांड कर्व विच हैज़ यूनिट इलास्टिसिटी ओनली एट वन पॉइंट. सो डिफरेंस क्या है दोनों क्वेश्चन में? ये डिफरेंस है कि एक में आपको बोला है कि यूनिट इलास्टिसिटी पूरे कर्व में है
और एक आपको बोला कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है। सो यस, एक केस किए थे ना यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जहाँ ईपी का वैल्यू वाज इक्वल टू 1, जहाँ क्या होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। तो ये वो यूनिटरी इलास्टिक वाला केस हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट वाला केस हो गया। वहाँ क्या है ना, थ्रू आउट दी कर्व आप जहाँ भी इलास्टिसिटी मेजर करोगे ना वो 1 ही आएगा, ठीक है। और जो सेकंड केस था जहाँ तुमसे पूछा था कि एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे यूनिटरी इलास्टिक है, राइट, तो ये वो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व वाला केस था, याद है, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व जहाँ हम लोग इलास्टिसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व मेजर करते थे, और जहाँ मिड पॉइंट पे हमारा इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 हुआ करता था, है ना, जहाँ हम लोग वो लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे, राइट। सो वही अब हम लोग को लिखना है। तो हमें क्वेश्चन तो समझ आ गया, अब चलिए आंसर लिखते हैं। एंड ये क्वेश्चन में सिंस ड्रॉ करने बोला है तो विद डायग्राम यू हैव टू डू प्रॉपर्ली, ओके। सो या आई विल टीच यू कैसे करना है, नो वरीज। सो सबसे पहले फर्स्ट वाला जो केस है वो यूनिटरी इलास्टिक वाला केस है, राइट, यूनिटरी इलास्टिक वाला केस है। सो क्वांटिटी प्राइस, अब जब ये वाला डायग्राम बनाओगे बी वेरी केयरफुल, एक प्रॉपर स्केल लेके स्केल पेंसिल से बनाना, ठीक है। सो जैसे प्राइस P0 है तो हमारा डिमांड Q0 है, राइट। अभी प्राइस से फॉर एग्जांपल हम बढ़ने का ले रहे, तो प्राइस जितना से बढ़ेगा उतना से ही डिमांड घटेगा, ठीक है। प्राइस जितना से बढ़ेगा उतना से ही द डिमांड, जितना जो चेंज जितना हो रहा है प्राइस में उतना ही चेंज आपके डिमांड में होना चाहिए, ठीक है, उतना से ही आपका डिमांड घटेगा। और ये रहा आपका डिमांड कर्व, ये रहा आपका डिमांड कर्व DD। तो यहाँ क्या है ना, अब इस पूरे डिमांड कर्व में यही कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। अगेन तुम अगर 10% से प्राइस बढ़ा रहे हो तो 10% से ही डिमांड घटाना होगा। सो ये थ्रू आउट द कर्व, तुमको पता है थ्रू आउट द DD कर्व तुम कहीं भी मेजर कर ले इलास्टिसिटी वो 1 ही आएगा, वो 1 ही आएगा, ठीक है। तो इस ये हो गया आपका फर्स्ट केस। अब हम लोग इसके बारे में 2 लाइन लिख देते हैं, ठीक है। लिखते हैं the above demand curve DD, the above demand curve DD has unitary elastic at all the points। यहाँ क्या है, यूनिटरी इलास्टिक है at all the points on the curve, सारे पॉइंट्स पे उसका इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 ही आ रहा है एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व, वेयर द परसेंटेज चेंज, अब तुम फ्लेक्स करो, लिखो जितना तुमको जो आता है ना लिखो, वेयर द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वेयर द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड is equivalent to percentage change in price, is equivalent to percentage change in price of a commodity, ठीक है। और ये इसका शेप क्या होता था, इट assumes the shape of, मन में सोचो, it assumes the shape of rectangular hyperbola, very good if you have identified it correct। So it assumes the shape of rectangular hyperbola। So rectangular hyperbola में ऐसा होता था, ठीक है। सो यूनिटरी इलास्टिक का शेप क्या था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यही है हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, जहाँ हमसे पूछा था कि पूरे कर्व पे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 आ रहे। अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन है गाइस, वो क्या पूछा है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो या ओके, चलिए, सो सेकेंड पॉइंट मैं इधर बना देती हूँ। सो यू हैव टू ड्रॉ अ लीनियर डिमांड कर्व इन दिस, ओके, अ स्ट्रेट लाइन डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। इस पे हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मेजर कर रहे हैं इलास्टिसिटी,
एंड दैट इज़ एट मिड पॉइंट, क्योंकि याद है मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है। मिड पॉइंट पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होता है, राइट। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू मेजर। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे कि इन द अबव डायग्राम, in the above diagram at midpoint D on the demand curve, on the linear demand curve लिखना, on the linear demand curve AB, price elasticity of demand can be measured as price elasticity of demand can be measured as, so EP is basically lower segment below the point on demand curve. So हम लोग को फॉर्मूला ऑफ कोर्स लिखना होगा, ठीक है। लोअर सेगमेंट बिलो द पॉइंट ऑन डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट divided by upper segment above the point on demand curve, ठीक है। सो बिलो द पॉइंट में क्या आएगा DB, बिलो द पॉइंट में क्या आएगा DB, और अबव द पॉइंट में क्या आएगा AD DB by AD, so which is coming to 1. So yeah, हमारा इलास्टिसिटी therefore at point D is 1. वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही है, पॉइंट D पे ही 1 है। अगर तुम कोई और पॉइंट ले लेगा ना उस पे, वो उसमें 1 नहीं आएगा, ठीक है। सो ये था हमारा सेकंड वाला डायग्राम। therefore इलास्टिसिटी, तुम फिर ऐसे कंक्लूजन लिख सकते हो, therefore elasticity of demand is 1 only at the midpoint D, only at the midpoint D on linear demand curve, AB. ओके या चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कमोडिटी X and Y are substitute goods, what will be the cross elasticity of demand? तो अगर X और Y सब्सिट्यूट गुड्स हैं तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता था, पॉजिटिव होता था ना, बिकॉज याद है CIDS मैंने सिखाया था। तो सब्सिट्यूट के गुड्स के साथ क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर X का प्राइस बढ़ेगा तो Y का डिमांड भी बढ़ेगा, और X का अगर प्राइस घटेगा तो Y का डिमांड घटेगा। सो कैसा रिलेशन है X और Y के बीच में, एक पॉजिटिव रिलेशन है, राइट। सो हमारा आंसर क्या होगा कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी पॉजिटिव। बट ऑफ कोर्स आपको ये आंसर को तो एटलीस्ट 2 मार्क्स के, इफ दिस क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, यू हैव टू आंसर इट अकॉर्डिंगली। तो यू हैव टू राइट, नाउ हाउ टू राइट इट आई एम टीचिंग यू, ठीक है। लिखिए, सो द क्रॉस इलास्टिसिटी of demand will be positive. The cross, और अंडरलाइन कर देना पॉजिटिव, अंडरलाइन कर देना पॉजिटिव कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी पॉजिटिव if X and Y are substitute goods as an increase, और ब्रैकेट में ना हम लोग उसका ऑपोजिट लिखेंगे, और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, ठीक है, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द डिमांड ऑफ increases or decreases the demand of another commodity,
ठीक है, दैट इज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन price of a commodity, say good X, and demand for its substitute good, say good Y. क्लियर, बस इतना ही सिंपल है. ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3. ओके, एंड यू नो आई प्रेफर वाइसी वर्सा से बेटर है ना कि तुम ऐसे लिख लिया करो. जैसे मैंने इधर लिखा ना इंक्रीज, ब्रैकेट में लिखा और डिक्रीज, और उसके बाद मैंने फिर वैसे वो एक का प्राइस इंक्रीज होगा तो दूसरे का डिमांड बढ़ेगा. ठीक है, सो मैंने उसमें भी इंक्रीज लिखा और ब्रैकेट में और डिक्रीज, कि अगर पिछले केस में अगर डिक्रीज हो गया तो इधर भी डिमांड डिक्रीज होगा. सो सी ये वाइसी वर्सा से ना बेटर है ऐसे लिखना, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन. ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 4 करते हैं. सो मोस्टली ऐसा होता है ना, जैसे लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का, राइट. तो मोस्टली क्या होता है ना, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से. सो आज हम लोग थोड़ा अलग टाइप का न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करते हैं. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है. Find the price elasticity of demand of good X and Y on the basis of the demand schedule below and specify which one is more elastic, good X या good Y. तो आप देखो good X का प्राइस इनिशियली 8 था, अभी 10 हो गया, सॉरी भर के 4 हो गया, घट के 4 हो गया, और जो डिमांड था वो 10 से 12 हो गया. ठीक है, तो हमें क्या करना होगा ना, हमें गुड एक्स का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना होगा एंड हमें गुड वाई का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना होगा. एंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि विच वन इज मोर इलास्टिक, कौन ज़्यादा इलास्टिक है. फिर हम उसी हिसाब से कमेंट करेंगे. ठीक है, जिसका वैल्यू ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा इलास्टिक होएगा. ठीक है, सो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं, और सम्स में ना फॉर्मूला ज़रूर लिखना. ठीक है, सो फॉर गुड एक्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ व्हाट, हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, which is minus delta Q by delta P into P by Q. ठीक है, this is the formula. अगर you don't want to write percentage change, don't write, you can directly write down this formula. ठीक है, अभी हमारा जो P है वो क्या है, इनिशियल प्राइस है ना. इनिशियल प्राइस कितना है, 8 रुपया है. ठीक है, Q क्या है, Q है इनिशियल क्वांटिटी, Q है इनिशियल क्वांटिटी, एंड इनिशियल क्वांटिटी हमारा क्या है, 10 यूनिट्स है. ठीक है, न्यू प्राइस क्या है, P1, लेट्स अज्यूम इट टू बी द न्यू प्राइस. P1 हमारा क्या है, इधर न्यू प्राइस है. ठीक है, सो हमारा जो न्यू प्राइस है वो 4 हो गया है ना. एंड हमारा जो न्यू क्वांटिटी है Q1 जिसको मैं डिनोट कर रही हूँ, सो दैट इज़ बेसिकली 12. ओके, सो नाउ देयरफॉर डेल्टा पी क्या होगा, चेंज इन प्राइस क्या होगा, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस. सो आई ऑलवेज रेकमेंड माई स्टूडेंट्स कि न्यू माइनस ओल्ड करो, न्यू माइनस ओल्ड करो. ठीक है, सो न्यू है 4, ओल्ड है 8, सो 4 माइनस 8 क्या होता है, -4. ठीक है, और डेल्टा क्यू क्या है, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी विच इज़ 2. क्लियर. ठीक है, अब हम लोग इसको फॉर्मूला में बिठा देंगे. देयरफॉर ई पी इज माइनस डेल्टा क्यू 2 निकला, डेल्टा पी -4 है, इंटू पी इज 8 बाय क्यू, क्यू इज 10. ठीक है, सो 2 4 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8. ठीक है, एंड 2 5. ठीक है, सो हमारा इधर जो आंसर निकला वो -0.4 निकला. अच्छा, माइनस नहीं निकलेगा, अब सुनो, क्योंकि मैंने अंदर भी माइनस लिया है, अब माइनस माइनस इंटू होके प्लस हो गया, राइट. सो 0.4
ठीक है। सो 0.4 का वैल्यू लेस देन 1 ऑफ कोर्स, सो वी विल से देयरफॉर गुड एक्स, जब भी लेस देन 1 आते तो क्या होता है, गुड एक्स हैज़ इन इलास्टिक डिमांड, इट हैज़ इन इलास्टिक डिमांड। सिमिलरली ना आप गुड वाई का भी निकालोगे, ठीक है। अगेन वही सेम फॉर्मूला यूज करके माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू बी बाई क्यू। So let's take it out for good y also. Let's take it out for good y also. ठीक है? So good y. So good y के लिए EP will be what? Same formula minus delta q by delta p into p by q. ठीक है? अब हम लोग लिखेंगे कि इधर हमारा p क्या है, इनिशियल प्राइस क्या है 8 रुपया, न्यू प्राइस क्या है 6 रुपया, ठीक है। हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी क्या था 10 और हमारा न्यू क्वांटिटी क्या है 25। देयरफॉर हमारा डेल्टा पी होगा न्यू माइनस ओल्ड विच इज़ अगेन -2 एंड हमारा डेल्टा क्यू होगा 25 माइनस 10 विच इज़ 15। देयरफॉर ई पी इज़ माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा, ठीक है। हमने एक बार लिख लिया है फॉर्मूला, मत लिखो वापस, एकदम ही मत लिखो। So delta Q is minus of 15 by delta P is minus 2 into P by Q, ठीक है। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 5s are 10, हाँ 1 second guys, 1 second, चलिए कोई बात नहीं, इंटू 8 बाई 15, 8 बाई वो था 10 था ना, हाँ। सो 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 3s are 15 और माइनस माइनस प्लस, तो देयरफॉर 6 निकला हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सो इट्स ग्रेटर देन 1, it's greater than 1. So therefore good y has elastic demand. Therefore good y has elastic demand. Okay? So ये हमसे solution पूछा गया था कि आपको बोलना था कि किसका डिमांड मोर इलास्टिक है। therefore आंसर होगा हमारा good y has more elastic demand. Okay? Answer will be what? good y has more elastic demand. good y has more elastic demand. ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. ओके, यस गाइज, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, सो समझ आया पहला वाला क्वेश्चन? ओके, अभी क्वेश्चन 5 क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी when its price increases from rupees 4 to rupees 6. Original quantity demanded was 40 units and the price elasticity of demand is 0.5. ठीक है, सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ना एक चीज़ मैं बोलूँगी, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें पॉजिटिव दिया है, राइट? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें एक पॉजिटिव वैल्यू दिया है। सो बहुत स्टूडेंट्स का ना ऐसा होता है कि अगर ईपी पॉजिटिव दिया है तो अंदर अगर ईपी का कहीं भी मतलब अंदर कहीं भी नेगेटिव आ रहा है तो उसे इग्नोर करने का, उसे क्या करने का, इग्नोर करने का, ठीक है। दैट इज आई एम ट्राइंग टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, माइंड इट। इन लोग क्या बोलते हैं, अगर ईपी का वैल्यू पॉजिटिव है, अगर ईपी का वैल्यू पॉजिटिव है तो अंदर फॉर्मूला में नेगेटिव मत लो नेगेटिव, ठीक है, मत लो नेगेटिव, इग्नोर नेगेटिव साइन, इग्नोर रेड फ्लैग्स लाइक यू डू इन योर लाइफ। सो वैसे ही करना है इधर भी, ठीक है। और अगर ईपी नेगेटिव इन लोग लेता ना, अगर इन लोग ईपी नेगेटिव लेता तो अंदर डेल्टा क्यू या डेल्टा पी किसी में भी नेगेटिव आता ना तो आप भी नेगेटिव कंसिडर करते, ठीक है। आपको नॉर्मल अगर सम आए ना ईपी निकालने का, तो जैसे मैंने इधर बताया ना माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, वैसे आराम से सम प्रोसीड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अगर ईपी निकालने का सम्स ना आए ना, जहाँ ईपी दे दिया और कुछ और निकालना हो, तब यू नो द अप्रोच टुवर्ड्स द सम चेंजेस,
राइट। सो इधर अपन क्या करेंगे, अगर ईपी अपन को पॉजिटिव दिया है तो अपन अंदर नेगेटिव कुछ भी नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं कंसिडर करेंगे। तो हमें जो जो दिया है ना, लेट्स राइट इट डाउन। हमें इनिशियल प्राइस दिया है, इनिशियल प्राइस दिया है विच इज़ ₹4, ठीक है। हमें न्यू प्राइस दिया है विच इज़ ₹6, देयरफॉर डेल्टा पी विच इज़ चेंज इन प्राइस, ठीक है, इट्स न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, ठीक है। न्यू माइनस ओल्ड कर लो, यहाँ नेगेटिव तो आ नहीं रहे तो आराम से कर लो, ठीक है। अब ओरिजिनल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी हमें क्या दिया हुआ है, इनिशियल क्वांटिटी हमें दिया हुआ है 40 यूनिट्स, राइट। हमें पता है निकालना क्या है, हमें निकालना है कि कितना क्वांटिटी डिमांड हो रहा है अगर प्राइस बढ़ गया, है ना। सो इन शॉर्ट हमें Q1 न्यू क्वांटिटी नहीं पता है, सो न्यू क्वांटिटी हमें नहीं पता है, राइट। न्यू क्वांटिटी नहीं पता है, जो नहीं पता है उसको x पकड़ लेते हैं, x को याद किया जाए, ठीक है। सो x ले लेते हैं, राइट। अब देयरफॉर इधर डेल्टा Q क्या होगा, देखो जब भी डेल्टा पी या डेल्टा क्यू करते हो क्या करते हो, न्यू माइनस ओल्ड करते हो, बट डेल्टा पी या डेल्टा क्यू में कोई एक बाय डिफॉल्ट नेगेटिव आता है, जिससे इधर प्राइस बढ़ा है, 4 से 6 हुआ है, तो जो नया क्वांटिटी हुआ होगा वो घटा होगा, वो घटा होगा, राइट। अब न्यू क्वांटिटी ओल्ड क्वांटिटी से कम होगा, ये तो हमें समझ आ रहा है कि जो न्यू क्वांटिटी का वैल्यू आएगा वो ओल्ड क्वांटिटी से तो कम ही आएगा, वो ओल्ड क्वांटिटी से तो कम ही आएगा, ठीक है। अब इधर हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग सिंस हमें पता है अगर हम न्यू माइनस ओल्ड किए, x माइनस 40 किए, तो हमारे इक्वेशन में माइनस आ जा रहा है, राइट, जो हमें इग्नोर करना है। तो टू अवॉइड दैट माइनस हम 40 माइनस x लिखेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गो अलॉन्ग लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि ई पे आपको पॉजिटिव दिया है ना, इसलिए हम लोग अंदर कोई भी नेगेटिव साइन नहीं कंसिडर करना चाहते, ठीक है। तो प्राइस बढ़ा है तो जो नया क्वांटिटी होगा वो तो पुराने से कम आएगा ना, तो अगर तुम x माइनस 40 करोगे तो तुम्हारा आंसर तो नेगेटिव में आ जाएगा, राइट, जो हम लोग नहीं चाहते हैं। तो हम लोग 40 माइनस एक्स लिख देंगे, चेंज इन क्वांटिटी को इग्नोर कर देंगे, नेगेटिव साइन इग्नोर कर देंगे, नेगेटिव साइन, इसलिए हम लोग 40 माइनस एक्स लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग ई पी के फॉर्मूला में बिठाएंगे विच इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ठीक है। सो 40 माइनस एक्स बाई डेल्टा पी इंटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, और ई पी हमें 0.5 दिया है, ठीक है। सो 4 10 40, ओके। सो बेसिकली अब हम लोग इधर ले जाते हैं, 40 माइनस एक्स को इधर छोड़ देते हैं और 0.5 इंटू 2 इंटू 10 इधर कर देते हैं, ठीक है, ओके। सो इट्स कमिंग 10, दिस इज कमिंग 10, so 10 is equal to 40 minus x, right। so अभी x को उस साइड ले जाओ, x को उस साइड ले जाओ, तो 40 minus 10, therefore देखो हमारा जो न्यू क्वांटिटी है वो 30 यूनिट्स आ गया, है ना। क्वांटिटी पहले ओल्ड क्वांटिटी कितना था, 40 था, अभी देखो न्यू क्वांटिटी कितना है, 30 है, क्योंकि प्राइस बढ़ा ना, 4 से 6 हुआ, तो अगर प्राइस 4 से 6 हुआ है तो नया क्वांटिटी तो घटेगा ही, सो देयरफॉर जो न्यू क्वांटिटी आएगा ना वो ओल्ड से कम ही आएगा, ठीक है। सो देयरफॉर क्वांटिटी, द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड इज, आंसर विल बी द न्यू क्वांटिटी demanded is 30 units, the new quantity demanded is 30 units, ठीक है। सो यही एक चीज़ था मुझे बताना था कि अगर ईपी पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है, तो अंदर कोई भी कुछ भी नेगेटिव नहीं लेना है, बिकॉज ऐसे भी इंस्ट्रक्टेड होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में वी इग्नोर द नेगेटिव साइन, ओके। सो अपन नेगेटिव इग्नोर ही करते, सो ये एक चीज़ ध्यान रखना। और फ्रैंक आईएससी इकोनॉमिक्स बुक में ना देयर आर मोर ऑफ सम्स, ठीक है। सो पिक दो सम्स, प्रैक्टिस दो सम्स, बिकॉज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से ना यू गेट क्वेश्चंस, ओके, सम्स का। सो और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा वैसे टाइप के क्वेश्चंस,
ठीक है. So yeah, I hope I was able to clear your doubts and able to give you a good practice of sums. So if you have liked my class, then do like, subscribe and refer to your friends. Okay, thank you so much. Kudos to you for joining the class. Thank you. Bye bye.